रोक रहे हैं आप ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट डालने में? उनके पैसे पे मुल्क चलता है, लेकिन वोट नहीं हमने लेने देना उनको। ईवीएम मशीन 2008 से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ब्लॉक कर रहे हैं। Laws are misused. Wouldn't have applied to the politician. One politician of prominence has been convicted in that court. How much money has recovered from politicians? हम इस मुल्क में अवाम के इख्तियार की बात करते हैं। ये आमिरों के एजेंट हो सकते हैं, ये अवाम के एजेंट नहीं हो सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ बीट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाज़ हैदी। नाज़रीन, पाकिस्तान में एहतसाब, इंतखाबात और कानून साजी समेत हर चीज़ मुतनाज़ा बना दी गई है। ऑपोजिशन कोशिश के बावजूद पार्लियामेंट के अंदर और बाहर दोनों मैदानों में हुकूमत का रास्ता रोकने में नाकाम है। इस वक्त ऑपोजिशन की कुछ जमातें PDM के झंडे तले महंगाई के खिलाफ सड़कों पर भी हैं, लेकिन अभी तक PDM मुतासर कुन एहतजाज करने में नाकाम नज़र आ रही है। कल पेशावर के जलसे में भी आवाम को बाहर निकालने में PDM ज़्यादा कामयाब नज़र नहीं आई, हमें ज़्यादा लोग उसमें नज़र नहीं आए। पार्लियामान में कानून साजी का रास्ता रोकने में नाकामी के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के खिलाफ भी अपोजिशन ने तमाम उम्मीदें आला अदलिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वाबस्ता कर ली हैं। क्या अपोजिशन को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा या नहीं, इसका फैसला आने वाले दिनों में हो जाएगा। नाज़रीन, ऑपोजिशन अगर हुकूमत का रास्ता रोकने में नाकाम है तो हुकूमत भी आवाम को रिलीफ देने में बिल्कुल नाकाम नज़र आ रही है। महंगाई में कमी के दावों और वादों के बावजूद महंगाई में हर गुजरते दिन के साथ ही इजाफा होता जा रहा है, आपके इल्म में। दूसरी तरफ पंजाब है, जहां पंजाब हुकूमत जल्द ही लोकल गवर्नमेंट बिल पंजाब असम्बली से पास करवा कर फरवरी या मार्च के महीने में बल्दियाती इंतखाबात करवाना चाहती है। क्या महंगाई के मारे अवाम, सवाल यह है कि बल्दियाती इंतखाबात में हुकूमती जमात को वोट देंगे, और क्या बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पायलट किया जा सकता है? इस पर भी आज के शो में बात करेंगे। और इसके अलावा लाहौर में जानलेवा स्मोक का पंजाब हुकूमत के पास क्या इलाज है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब हुकूमत के तर्जुमान जनाब हसन खावर साहब, मुस्लिम लीग नून से जनाब जावेद अब्बासी साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आजिज़ धामरा साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हसन खावर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करता हूँ। पाकिस्तान में सर कई सालों से मुसलसल ये बात हो रही है कि एहतसाब के इदारे इल्ज़ामात लगा देते हैं, इंक्वायरी स्टेज पर ही जेल हो जाती है, केस चलता है, साबित कुछ नहीं होता, ना रिकवरी होती है। सर 1 साल बाद ज़मानत भी हो जाती है। आज शाहिद खाकान अब्बासी ने सवाल उठाया है कि नवाज शरीफ के अलावा कितने सियासतदानों की कन्विक्शन हुई और कितनी रिकवरी हुई? शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने तो ये भी कहा कि सियासतदानों की अकाउंटेबिलिटी करना तो बड़ा आसान है। उनसे ज़रा यही पूछ लेते कि जिस नैब पे आज वो उंगलियां उठा रहे हैं, उस नैब के कानून में अगर इतने मसाइल थे और उस नैब की कारकर्दगी में अगर इतने मसाइल थे, तो क्यों नहीं अपने दौरे हुकूमत में वो उठा लिए? अगर नैब चेयरमैन पे उनका एतराज़ है तो इन चेयरमैन को किसके दौर में लगाया गया? बात नैब के कानून का मसला नहीं है, ना ही बात ये है सर वो ओन करते हैं कि उनसे गलती हुई है माजी में, उन्होंने अपने दौर में ये कवानीन ख़त्म नहीं किए, उन्होंने चेंज नहीं किए, नैब कवानीन में तरमीम नहीं की। वो तो मानते हैं, बड़े दिल का मुजाहरा करते हैं, वो कहते हैं जी हमसे गलती हुई। तो शायद खाकान अब्बासी साहब से पूछें कि गलती तो एक दफ़ा होती है। मैं ज़रा गलतियों की लिस्ट आपको गंवा दूँ, गिनवा दूँ। 1997 के अंदर एहतसाब सेल बनाना, उसके बाद एहतसाब ब्यूरो बनाकर उस वक़्त अपोजिशन से इंतकामी सियासत करना, फिर कानून में तब्दीली करके 1985 के बजाय 1990 से अकाउंटेबिलिटी करवाना, फिर 2016 में उस वक़्त जो अपने लगाए हुए चेयरमैन कमरुज़्ज़मान चौधरी के ख़िलाफ़ ये कहना कि जी अगर आपने इसी तरह की रविश जारी रखी तो हमें नैब का कानून बदलना पड़ेगा, और अब उसके बाद फिर कोई तब्दीली ना करना, और अब जब अपने ऊपर अकाउंटेबिलिटी हो रही है तो आज से बातें कर रहा। ये गलतियाँ नहीं हैं, ये नीयत की गलती है, नीयत की गलती। ये समझना पड़ेगा। जब अपने ऊपर अकाउंटेबिलिटी की बात आती है तो फिर बड़ी मुश्किल लगती है, फिर कानून भी बुरे लगते हैं, फिर लोग भी बुरे लगते हैं, ना सवालों के जवाब देने हैं। ये सबके सामने है बात। ये किसको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं ये बात करके? ठीक है। अच्छा हसन खावर साहब, शाहिद खाकान अब्बासी ने जो सवाल उठाया, उन्होंने कहा जी रिकवरियाँ यहाँ पर होती नहीं है, एहतसाब उस तरीके से होता नहीं है तेज़ी से जिस तरीके से होना चाहिए। तो फिर तो सवालात तो उठते हैं ना, जो यहाँ पर नैब अगर किसी को पकड़ता है, लोगों को ज़मानतें मिल जाती हैं, रिकवरी तो उनसे हो नहीं पाती। सवाल तो उनका जो दुरुस्त है ना जो उन्होंने उठाया।
देखिए, अगर तो सवाल ये है कि क्या एहतसाब के निज़ाम को मज़ीद सख्त बनाने की ज़रूरत है, तो इसका जवाब तो बिल्कुल मैं कहूँगा जी बिल्कुल है, इसको मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि आपके एहतसाब का जो निज़ाम है वो आपका जो रूल ऑफ लॉ का सिस्टम है उसके अंदर ही वर्क करता है। ये तो कानून की बालादस्ती है कि आप पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं, पहले इंक्वायरी करते हैं, फिर FIR करते हैं या रेफरेंस फाइल, उसके बाद इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर रेफरेंस फाइल करते हैं, फिर ट्रायल होता है। ट्रायल के अंदर मुलज़िम को हक़ दिया जाता है कि वो सबूत ले। तो ये तो एक कानून का एक प्रोसेस है। वाइट कॉलर क्राइम का अनफॉर्चुनेटली ये मसला वाइट कॉलर क्राइम का दुनिया भर में है कि उसको प्रूफ करना जो है उसको मुश्किल है। लेकिन जब इनकम बियॉन्ड मीन्स या एसेट बियॉन्ड मीन के केस बनाए जाते हैं तब ये कहते हैं, ये बताएं कि जी हमने कहाँ गलत काम किया है। आज जो बात उन्होंने इनकम और एसेट बियॉन्ड मीन्स की वो बात ठीक है, वो करना चाहिए, लेकिन जब करते हैं वहाँ पे जाते हैं तो तब भी शोर मचाते हैं। अच्छा हसन खावर साहब, आज आपने फिर ये दावा किया है कि FIA ने मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और किकबैक्स के सबूत हासिल कर लिए हैं। ये नए सबूत कौन से हैं सर, और ये कब अदालत के सामने आप लोग पेश करेंगे? नहीं, मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि FIA ने ये बता दिया है कि ये जो 16 अरब रुपया है ये उनके मुलाजमीन के अकाउंट में गया है। आप ज़रा इसी केस की आपने एग्जांपल दिया, इसी केस को आप शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बयान के तनाजुर में देख लें। वो कहते हैं कि सियासतदानों के पास जो ये रकमें हैं, जो चीज़ें हैं, उसका हिसाब मांग लें उनसे कि उस पर टैक्स दिया कि नहीं दिया। वही असूल शहबाज शरीफ साहब पे अप्लाई कर दें और शहबाज शरीफ साहब बता दें 16 रुपया कहाँ से आ रहा है। FIA की बात की, वो तो बताना नहीं चाहते। जहांगीर खान तरीन के खिलाफ भी सबूत इकट्ठे किए थे, लेकिन उनके खिलाफ भी कुछ साबित नहीं हो सका था। वो चैलेंज करते हैं कि कुछ साबित करके तो दिखाएं। मेरा तो सवाल सिर्फ ये है ना कि सर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा और वो मौका कब आएगा जब कुछ साबित भी हो पाएगा? जी देखिए, मेरी तो ये ख्वाहिश है कि बहुत जल्द ये मौके आए कि जिस शख्स ने इस मुल्क में करप्शन किया है उसके खिलाफ ना सिर्फ केस की सज़ा हो, कानून का अपना फैसला सुनाए, बल्कि केस में सज़ा हो। लेकिन अगर अदालत में एक केस तवालत अख्तियार करता है तो उसको बुनियाद बना के आप एहतसाब के निज़ाम की नफ़ी नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हमें एहतसाब नहीं चाहिए क्योंकि केस का फैसला नहीं हो पा रहा। ये तो कोई लॉजिक नहीं है। ये किस किस्म की लॉजिक है? चलें जी, आप ये कह रहे हैं कि आपकी ख्वाहिश है कि ये मरहला भी फौरी तौर पर आए, जो लोग इसमें मुलव्विन को सजाएं भी मिलनी चाहिए। जावेद अब्बासी साहब, एक तो ये कह रहे हैं कि हसन खावर साहब की उनकी ख्वाहिश है कि जिसने जुर्म किया उसको सज़ा मिले, और फिर दूसरा अब वो आप लोगों से ये गिला भी कर रहे हैं कि आप लोगों की हुकूमत थी तो आपको ऐसे कवानीन बनाने चाहिए थे ना, नैब कवानीन में तरमीम आप लोग कर लेते। एक तो अब्बासी साहब, आपकी जमात एहतसाब के हवाले से भी मुसलसल सवाल उठाती रहती है। ये बात दुरुस्त है कि मुसलसल इंक्वायरी, रेफरेंसेस और गिरफ्तारियों के बावजूद अभी तक सियासतदानों के खिलाफ कुछ साबित नहीं हो सका है। लेकिन सर ये बात भी तो दुरुस्त है ना कि वाइट कॉलर क्राइम को साबित करना आसान नहीं होता। जिस तरह अभी हसन खावर साहब ने कहा, अगर कुछ साबित ना हो सके तो क्या इसका मतलब यह है कि सियासतदान बिल्कुल बेकसूर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि दुनिया के हर महज़ब माशरे में एक स्ट्रांग अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम होना ज़रूरी है जी। और अगर इसमें कोई आदमी जुर्म करता है, अगर इस मुल्क में करप्शन करता है, कोई एम्बेज़लमेंट करता है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग करता है, उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए और वो एक्शन ऐसा होना चाहिए कि सामने नजर आए। यहाँ बदकिस्मती ये है कि पिछले 3 सालों से इस मुल्क के वज़ीर आज़म, इनकी सारी कैबिनेट, इनके सारे स्पोक्समैन दुनिया जहां के इल्जाम लगा चुके हैं अपोजिशन के लीडर्स पे। कौन सा इल्जाम है, कौन सा जुर्म जो है इन्होंने नहीं गिनवाया, और इन्होंने बार बार टीवी में आके कहा जी अरबों रुपए की करप्शन है, हम 3 महीने में पैसे रिकवर करके लाएंगे, फलां की पगड़ी उछाली, फलां को जेल में डाला, फलां के खिलाफ रेफरेंस बनाए। मैं अपनी बात नहीं करूंगा, जाहिर है खावर साहब कहेंगे कि इनके ऊपर करप्शन के केसेस है, इसलिए कह रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने क्या कहा है इन केसेस के बारे में, जो नैब अदालत में जब शहबाज शरीफ साहब की बेल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या, सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने जो अभी जो मौजूद है जस्टिस, सारे जजेस साहिबान, उन्होंने कहा है कि ये जो अदारा है नैब का, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये लोगों की लॉयल्टी चेंज करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये लोगों की पगड़ियां उछालने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये हुकूमतें बनाने और गिराने में इस्तेमाल हो रहा है, और ये बुरी तरह नाकाम है कोई रेफरेंस पेश करने में। हम अगर डाकू थे, हम चोर थे, हमने करप्शन किए, 3 साल इनको हो गए, अब 3.5 साल हो गए, 1.5 साल इनको रह गया है। एक सियासतदान का मुझे बताएं कि जिसको इन्होंने सजा दिलवाई हो,
एक सियासतदान का नाम बताएं जिनसे इन्होंने पैसे रिकवर किए हुए हैं। इन्होंने इस मुल्क की सियासत को गाली बना दिया है। इस मुल्क के जो लोग इज्जत के साथ सियासत करते थे उनको चोर डाकू पाए। नवाज शरीफ को सजा तो हुई ना जावेद अब्बासी साहब? मेरे भाई, मेरा ख्याल है आपने, मुझे बड़ा अफसोस है आप पे कि ना तो आप, मेरा ख्याल है रिसर्च आप करते हैं। मियां नवाज शरीफ को करप्शन पे हुई है। मियां नवाज शरीफ को जो सजा हुई है, एहतसाब अदालत ने कैसे सजा दे दी उनको? इसमें रिसर्च की क्या बात आ गई जावेद अब्बासी साहब? नहीं, बिल्कुल आपको पता नहीं, आप फैक्ट लेके आए मेहरबानी करके। नहीं सर, ऐसा तो ना करें ना सर, ऐसा तो ना करें ना सर। एवनफील्ड रेफरेंस में उनको सजा हुई है सर, आप कैसी बात कर रहे हैं जावेद अब्बासी साहब? बड़ा चैनल है, मैं आपको बताता हूँ वो सजा क्या थी। मैं मेहरबानी करके सुन तो दें। नहीं, सजा तो बताएं ना आप। सजा तो उनको मिली है ना, एवनफील्ड रेफरेंस में ही सजा मिली है ना जावेद अब्बासी साहब? एक दफा मेरे भाई क्वेश्चन पूछ लो, फिर मैं इकट्ठा जवाब दूं। पूछ लो 3-4 दफा, ताकि क्या क्या क्वेश्चन है मैं फिर उसका जवाब। भाई आप जो कह रहे हैं तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं ना जावेद अब्बासी साहब। नहीं बताएं आप। आप अपने फैक्ट ठीक कर लें। जिस जज अरशद मलिक ने जजमेंट दी थी, उसने खुद कहा है कि मेरे साथ मुझ पर दबाव डालकर इनको सजा दिलवाई गई है। उसने कहा है कि मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं है, मैं अपने ज़मीर से, मेरा जो है, मैं सो नहीं सकता रात को, लिहाजा मुझे जबरदस्ती ताकत के जरिए सजा दिलवाई गई है। वो मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हाई कोर्ट में इस केस को सुन तो ले। अभी हाई कोर्ट में उस पर ज्यादा बात नहीं करता। जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये केस निकलेगा, अगर नैब की अदालत आपके ऊपर भी अभी को केस बना देना तो आपके खिलाफ भी यही फैसला दे देगी। अगर खावर साहब के खिलाफ बना दे, वो भी यही फैसला करेगी। दामरा साहब कहेंगे ये नैब कोर्ट आजाद कोर्ट नहीं होती, इनके ऊपर एक खास चेक होता है। ये मामला हाई कोर्ट में जाने दें। हाँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्होंने करप्शन किया, फिर हमें सजा मौत दें और हमें लटकाएं। लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि इस मुल्क में आपने नैब की वो हालत कर दी और एफआईए की वो हालत कर दी है कि आप जेन्युइन केस भी उनसे कोई अगर करना चाहें तो उनकी कोई क्रेडिबिलिटी आपने नहीं छोड़ी। चलें जी, चलें। एक सवाल मुझे यहाँ पे एक सादा सा सवाल बनता है जावेद अब्बासी साहब। एक तो मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ कि अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सजा हुई, फ्लैगशिप रेफरेंस में उनको बरी कर दिया गया। एक सादा सा सवाल सर ये, जो हुकूमती वुज़रा पूछते हैं कि शहबाज शरीफ साहब लंबी लंबी तकरीर करने के बजाय इस बात का जवाब क्यों नहीं दे देते कि शरीफ ग्रुप के क्लर्कों और चपड़ासियों के अकाउंट्स में ये अरबों रुपए कैसे आए, ये टीटीएस के जरिए रकम किन जराए से भेजी जाती है? सादा सा सवाल आपसे करते हैं, इसका जवाब क्यों नहीं दे पाते आप लोग? ये जवाब टॉक शो में दिया जाता है, ये जवाब इनके वुज़रा जिनकी जुबान इनको दिया जा सकता है। ये अदालत में गए हुए हैं ना। ये जब केस कोई आदमी, मेरे भाई मेरा ख्याल है कि यही मैं मुझे आपसे बड़ी माजरत के साथ कि आप रिसर्च करें। जो रिसर्च की बात ना करें, देखिए ऐसी बात ना करें जावेद अब्बासी साहब। जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं सर, उसका जवाब दें सर। अपील आपकी पेंडिंग है हाई कोर्ट में सर, लेकिन सजा आपको हुई है, ऐसी बात ना करें जावेद अब्बासी साहब। देखें ऐसी बात ना करें, सजा आपको तो हुई है ना, इस बात को तो माने। हाई कोर्ट में आपने अपील की हुई है, वो पेंडिंग है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ से चले गए तो फिर आप इसके ऊपर, अब खैर बहरहाल आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आपने कहा कि जो अदारा, मेरे भाई, जो अदारा केस बनाता है, जो अदारा केस लेके जाता है, बारे सबूत उस पर कि वो अदालत में जाके साबित करे कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। ये इतना पैसा लेके गए, ये रोज सुबह बैठ के रात तक इल्जाम लगाते रहते हैं। हम किस किस बात का जवाब? चले जी, आपका नुक्ता आ गया। आप कह रहे हैं कि हुकूमत इल्जामात लगाती रहती है लेकिन इसको साबित नहीं कर पाती। मुझे एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद आता हूं और आजिज़ धामरा साहब से एहतसाब के अमल के ऊपर जो आज सवालात उठे हैं उसके हवाले से जवाब लेंगे एक ब्रेक के बाद। तो प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। तो पाकिस्तान में रीत यही रही है कि जिसका भी एहतसाब हो उसके ऊपर उसको एतराज़ शुरू हो जाता है। तो हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ ले लिया, नून लीग का भी मौक़िफ़ ले लिया। आजिज़ धामरा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आजिज़ धामरा साहब, आपको भी बहुत बहुत वेलकम प्रोग्राम में। शाहिद खाकान अब्बासी का बयान आपने भी सुना होगा सर कि नैब कानून का गलत इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस कानून को 20 साल से ज़ायद का अरसा हो गया सर। इस दौरान 5 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और 5 साल नून लीग की हुकूमत रही है। अगर सर ये इतना बुरा कानून था तो आप अपने दौर में बदल देते। अब तहरीक इंसाफ से मुतालबा क्यों कर रहे हैं कि वो इस कानून को ख़त्म करें या आपकी मर्जी की तरमीम करें सर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, पहली बात, जब आपने ये सवाल किया कि हम हुकूमतों में रहे तो नैब के कानून पे बात क्यों नहीं हुई, हमने ये कोशिश की जब 18th अमेंडमेंट आ रही थी
उसमें इत्तेफाक नहीं किया PMLN ने, चलो वो वक्त गुजर गया। और दूसरी बात कि हम नेब की इंतकामी कार्रवाइयों को भुगत रहे हैं, मतलब इल्जाम पे इल्जाम लग रहा है मगर साबित कुछ नहीं हो रहा है, तो जाहिर सवाल तो उठेगा। हम हक बजानिब हैं इस बात का सवाल करने के लिए कि आप इल्जाम भी लगाते हैं, आप करेक्ट पे भी बात करते हैं, आप कार्रवाइयां भी करते हैं, गिरफ्तार भी किया है, इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, मगर इल्जाम साबित क्यों नहीं हो रहा? ये फेल्यूर कहाँ है? अच्छा, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, प्राइम मिनिस्टर आपको याद होगा 2019 में जब कराची में आए थे, बिजनेस कम्युनिटी के एक तकरीब से खिताब किया था, तो खुद प्राइम मिनिस्टर ने ये शिकवा किया था नेब से कि आप मेरे दोस्तों को तंग कर रहे हैं, नेब मेरे दोस्तों को तंग कर रहा है। अच्छा, यही इमरान खान थे जो नेब के खिलाफ अगर हम बयान देते थे तो वो कहते थे ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये नेब पे नाजायज तनकीद करते हैं। जब खुद हुकूमत में आए तो उनको नेब जो है अपने दोस्तों को तंग करते हुए नजर आई। वो कौन से दोस्त थे? नेब की वो क्या कार्रवाइयां थी जिससे प्राइम मिनिस्टर साहब इरिटेट हो गए थे? अच्छा, इस्लामाबाद आके इन्होंने ऑर्डिनेंस लाया नेब के पावर्स के हवाले से, वो क्यों लाए? आप तो बड़े दाई थे नेब के हवाले से, आप तो खुश थे कि नेब जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और मुखालफिन के खिलाफ केस दाखिल हो रहे हैं। और हमने जब कोशिश की, हुकूमत ने जब कहा कि नेब ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट लाते हैं, जब हमने ये बात की, कोशिश की, ये फिर उस चीज को पब्लिक कर गए और इन्होंने कहा कि ये दोनों पार्टियां NRO मांग रहे हैं हमसे। अच्छा। मैं आपके प्रोग्राम से चैलेंज करना चाहता हूं PTI को और उसकी हुकूमत को कि उन 34 नुकात में से आप हमें बताएं कि कहां पर, कम से कम मैं अपनी पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, कहां पर हमने ये लिखा कि आप जरदारी साहब के केस खत्म कर दो, आप हमारी पार्टी के फलां लोगों के खिलाफ केस वापस कर दो। हमने तो कहीं नहीं कहा, आपने हमें कहा कि हम कमेटी बनाते हैं और इस पे अमेंडमेंट करते हैं। जब हमने वहां पर बातचीत करना शुरू कर दी तो आपने कहा कि ये NRO मांग रहे हैं। तो जाहिर है जब आप हम पे NRO का इल्जाम लगाते हैं तो हम भुगत रहे हैं, या अदालतों में हैं, या हम नेब के कोर्टों में हैं, एहतसाब के, या उनके इल्जामात में हैं। ये हसान खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज जामरा साहब जो आप बात कर रहे हैं उनसे पूछ लेता हूं मैं। आजिज जामरा साहब ये कह रहे हैं कि सर जो 34 निकात हमने आपको लिख कर दिए थे, तो बताएं ना हम किस तरीके से NRO मांग रहे थे? देखिए, मेरे सामने इस वक्त ना तो वो 34 नुकात हैं, और लेकिन बात यह है कि वो बात बड़ी क्लियर थी कि इन्होंने जो तजावीज़ दी थी वो वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ थी। उसके अंदर ऐसे लूप होल से कोई जब NRO मांगता है तो ये नहीं लिखता कि मेरे ख़िलाफ़ केस ख़त्म कर दो, उसको तरीके से शुगर कोट करके किया जाता है। वो भी 34 पॉइंट निकाल के इनको बता देंगे कि कहाँ कहाँ वो NRO था। सही है। लेकिन इस वक्त ये बात नहीं है। इशू इस वक्त देखें, इशू ये है कि नैब के जो कवानीन हैं, जब आप अकाउंटेबिलिटी रजीम सख्त करते हैं तो जाहिर है कि जो बिज़नेस का तबका है, कारोबारी तबका है, वो भी परेशान होते हैं, बाज़ ब्यूरोक्रेट भी परेशान होते हैं। अकाउंटेबिलिटी आप जितनी टाइट करेंगे लोग परेशान होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस डर से अकाउंटेबिलिटी ना करें और सियासतदानों को एक क्लीन चिट दे दें कि हमने इस मुल्क में एहतसाब नहीं करना। ये तो पॉलिसी चॉइसेस हैं, कहीं कहीं आपको सेफ गार्ड करना पड़ता है जो डिसीजन इन गुड फेथ हैं। लेकिन जो डिसीजंस इन गुड फेथ हैं, जब काबीना फैसला कर रही है, एक बड़ा फोरम फैसला कर रहा है, उसमें और जहाँ पर करप्शन के ओपन एंड शट केसेस हैं उसमें बड़ा फ़र्क है। ये आर्गूमेंट चेंज कर लेते हैं। आर्गूमेंट ये है कि जो केस अदालत में पेंडिंग है वहाँ पे कहते हैं जी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, जहाँ फैसला हो जाता है वहाँ कहते हैं सिलेक्टिव जस्टिस है, जहाँ सज़ा हुई है वहाँ बीमारी का बहाना बना के बाहर गए हुए हैं। तो आर्गूमेंट, इनके आर्गूमेंट पे ना जाएं, ये आर्गूमेंट हर वक्त के हिसाब से चेंज होता है। सजा भी हुई है, अदालत में केसेस भी पेंडिंग हैं, अगर आप जल्दी फाइल कर देंगे तो ये कहेंगे जी हमारी बात सुनी नहीं, वरना अदालत में जाके तारीखें मांगते हैं। और जो उन्होंने पहले हमारे दोस्त ने बात की ना कि ये फैसले अदालत में होंगे, जिनके दामन साफ होते हैं वो अपनी बात करने से दुनिया में घबराते नहीं है। वो कहते हैं हमारी सफाई का, दयानतदारी का हिसाब आप कहीं खड़े होकर ले लें, वो अदालत में जाकर टेक्निकल ग्राउंड्स के पीछे नहीं छुपते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हसान खावर साहब, एक सवाल है मेरा आपसे कि एक तरफ एहतसाब का अमल सर मुतनाज़ा है, दूसरी तरफ कानून साजी भी मुतनाज़ा हो गई है, और अगर यही सूरत हाल रही तो अगला इलेक्शन भी मुतनाज़ा हो जाएगा। क्या हुकूमत का काम तनाज़ात में इजाफा करना है या तनाज़ात ख़त्म करके इत्तेफाक राय पैदा करना होता है? आप समझते हैं कि मुल्क एक और मुतनाज़ा इलेक्शन अफोर्ड कर सकता है? चूँकि बिलावल भुट्टो जरदारी भी ये कह रहे हैं, शहबाज शरीफ भी ये कह रहे हैं कि हम इस इलेक्शन को नहीं मानेंगे, अगर इस तरीके से जिस रविश पर हुकूमत ने इलेक्शन करवाने का सोचा EVM के ऊपर, हम उसको नहीं मानेंगे।
इलेक्शन को मतनाज़ा ही तो नहीं बनाना। कौन सा इलेक्शन इस मुल्क की तारीख में है जो मतनाज़ा नहीं है? हर दफ़ा हर इलेक्शन के ऊपर शोर मचाते हैं लोग। देखें, बात ये है, नैब की जब हम कानून की बात की तो उन्होंने कहा जी हमारे से गलती हो गई, हमें करना चाहिए था। भाई इंतखाबी इस्लाहात आप कर लेते, इंतखाबात को शफाफ बनाने की बात करते। अच्छा, वो आपने अपनी हुकूमतों में किया नहीं। जब हम उसको शफाफ बनाने की बात करते हैं तो आप डायलॉग करने को तैयार नहीं। आप डायलॉग की शर्त ये रखते हैं कि हमने टेक्नोलॉजी की तरफ जाना नहीं है। अपने वक्त पे आप इस्लाहात करते नहीं हैं, टेक्नोलॉजी लाने पे आप बातचीत करते नहीं हैं, तो फिर क्या करें? इस्लाहात का काम बंद कर दें, ब्लैकमेल हों कि जी ना इन्होंने अपने दौर में किया है ना हम अपने दौर में करेंगे। और जब नहीं इन्होंने बात करने पे रजामंदी जाहिर की, जब इश्यूज के ऊपर बात नहीं की, बेबुनियाद जिद बनाई तो करते हैं। स्पीकर को जवाबी खत लिखा है मियां शहबाज शरीफ ने, उन्होंने कहा है कि आप एक कमेटी फॉर्म करें, हम मिल बैठकर बात करते हैं। बातचीत करने के लिए तो तैयार है ऑपोजिशन। देखें, जब किया है वो भी सबके सामने है और डिलेइंग टैक्टिक्स थे। हमने कोई बिल जो है कानूनी प्रोविज़न, आइनी प्रोविज़न के तहत अप्रूव किया है। बहुत अरसे से उनसे ये बात चल रही, तब तो ये कहते थे जी मशीनों की बात नहीं करनी। आज भी आप इनसे डिस्कशन करके देख लें, एक एक एतराज़ का जवाब हमारे पास है, लोगों के पास है। आज भी ये उस पर बात नहीं करना चाहते। आज भी कहते हैं जी हम अदालत में जाएंगे, इलेक्शन कमीशन ये ना करे। ये इंतखाबी इस्लाहात में संजीदा नहीं है। और अगर आज की आप मेरी बात नहीं मानते तो इनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें, उसमें कोई बात है। खुद ये लोग नहीं कहते थे कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को हमने वोटिंग का हक देना है। आज जब वोटिंग का हक देने जा रहे हैं तो किसको नहीं हक देने के लिए तो ये लोग राजी हैं, लेकिन वो जो तरीक़ाकार आप लोग इस्तेमाल करना चाह रहे हैं उसके ऊपर इनको एतराज़ है। खैर बहरहाल मुझे जावेद अब्बासी साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना है। जावेद अब्बासी साहब, हसन खावर साहब कह रहे हैं कि तमाम चीज़ें कानून के मुताबिक हुई हैं, तो फिर किन ग्राउंड्स को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे इसको चैलेंज करने के लिए? सर देखें, खावर साहब से पहले आपने भी शायद एक सवाल पूछा था जो दामरा साहब से था, उसको जरा मैं क्लियर कर दूं कि हमने कभी भी नहीं कहा कि नैब लॉ में तब्दीली करें। अभी जब ये नैब लॉ में इन्होंने अमेंडमेंट की तो हम इसकी मुखालफत कर रहे थे। जुम्मे के दिन इन्होंने सेनेट में जिस तरह छुपा के सप्लीमेंट्री लेके आए झंडा और उन्होंने लॉ थ्रू करवाया, उस पर हमने सख्त एहतजाज किया। तो हमने बिल्कुल नहीं कहा, ना हम कहते हैं कि इसमें तरमीम हो जाए। हम कहते हैं कि ठीक है, अगर आपने हमारे खिलाफ केसेस किए तो मेहरबानी करके इनको लॉजिकल एंड तक पहुंचाएं, पर फिर कौम को भी पता चले कि आपने हमारे खिलाफ क्या क्या रिकवरी किया, और फिर आइंदा आने वाले वक्तों में आपका भी देख लेंगे कि आपने क्या क्या काम किए हैं। अभी चीनी में क्या हुआ है, दवाइयों में क्या हुआ है, गंदम में क्या हुआ है, पेट्रोलियम में क्या हुआ है, ये सारे मामला कौम के सामने आपके भी आ जाएंगे, पता चल जाएगा कि किसने क्या चोरी किया। अच्छा, जहां तक आपने ये कहा कि देखें, जी, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के जितने भी इंतखाब हुए हैं उनके ऊपर क्वेश्चन उठाए गए। ये बात बिल्कुल गलत है खावर साहब की कि हमने लॉ अमेंडमेंट नहीं की। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा लॉ पिछली दफा जो 2017 का लॉ है, अगर इनको कॉपी भिजवा दी, देखें कि कितनी बड़ी 120 के करीब उस पर मीटिंग हो गई। एक बड़ा नया लॉ बनाया गया था जिसके पीछे नीचे इलेक्शन हुए, लेकिन उस वक्त एक RTS का सिस्टम डाल दिया गया था जो बाद में आपने देखा है कि वो बुरी तरह नाकाम हो गया था। वो एक टेक्नोलॉजी, उस वक्त भी बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और जो इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है। अब जब नई टेक्नोलॉजी ये ला रहे हैं EVM, इस मुल्क में आईन पाकिस्तान सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अख्तियार देता है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। ना किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अख्तियार है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, ना किसी और अदारे के। अगर इनकी बात ठीक होती, अगर ये इतनी अच्छी मशीन होती, अगर ये EVM का लाभ बेहतरीन होता, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाने, वो ऑब्जेक्ट न करते। सबसे ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्शन उस अदारे का, वो ये कह रहे हैं कि अगर इस मशीन के नीचे इलेक्शन कराए गए तो पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल इलेक्शन होंगे, सबसे बड़े रिग्ड इलेक्शन हो गए। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है जिस अदारे ने इलेक्शन करवाने। लेकिन जावेद अब्बासी साहब एक सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है ना, आप ये तो माने ना कि अगले जनरल इलेक्शन में तो इस मशीन का इस्तेमाल होना है, क्योंकि कानून तो पास हो चुका है ना सर। अभी तक ऑपोजिशन ये भी वाजे नहीं कर सकी है कि इन कवानीन को सुप्रीम कोर्ट में कब चैलेंज करना है, और जरूरी नहीं है कि अदालत आपके हक में फैसला दे, हो सकता है आपके अगेंस्ट ये फैसला आ जाए, तो फिर तो आपको EVM के थ्रू जाना ही पड़ेगा ना। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में इन्होंने कानून बना दिया, और वो कानून आज पाकिस्तान में लागू हो जाएगा, और वो आइंदा इलेक्शन उसी पे होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर इंटरवेंशन न की, अब कानून चेंज न किया गया, तो ये आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि मुल्क में कानून बन गए। लेकिन हम इनसे दरख्वास्त क्या कह रहे थे, हम ये कह रहे थे कि मेहरबानी करके आप एक अगर अच्छा काम कराने जा रहे हैं
तो अगर आज सारी सियासी जमातें भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी ये कह रहा है कि अगर इस मशीन के नीचे आपने इलेक्शन करवाए तो तारीख के सबसे रिग्ड इलेक्शन होंगे, हम उनको नहीं मानते। तो ये तो पहले ये होता रहा कि इलेक्शन के बाद लोग इलेक्शन नहीं मानते थे। अब पहली दफा हुआ है कि इलेक्शन अभी शुरू नहीं हुए तो आज सियासी जमातें कह रही हैं हम इलेक्शन नहीं मानेंगे। उन इलेक्शन का क्या फायदा है? आज तक जितने भी इलेक्शन जावेद अब्बासी साहब हल बताएं ना, हल क्या है? कंसेंसस के साथ पास करवाए गए, कानून तो बन गया, अब हल बताएं इसका। हल इसका यही है कि अगर ये आज भी सिंसियर हैं तो ये मेहरबानी करके इस कानून के नीचे, इससे बेशक कानून बन गया है, बेशक ये इसके नीचे कोई सियासी जमात इलेक्शन मानने के लिए तैयार नहीं है, तो इसका फायदा किसको होगा? इस मुल्क को फायदा होगा। इस मुल्क के ऊपर आप इतना बड़ा पैसा खर्च करने जा रहे हैं, वो होगा जब वो अदारा जिस इलेक्शन कमीशन जिसने ये इलेक्शन करवाने हैं वही कह रहा है कि अगर हमने ये मशीन इस्तेमाल की तो सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल और रिग्ड इलेक्शन होगा। तो मैं जब सारे लोग ये बात कर रहे हैं तो हुकूमत क्यों अपनी अना का मसला बनाया हुआ है? मेरा 125 से 150 अरब रुपए इसके ऊपर लागत आएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कहा है। तो हमें ये भी देखना होगा कि महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के ऊपर इतना ज़्यादा गैर ज़रूरी अखराजात क्या करने चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। तो प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आजिज़ ज़ामरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़ ज़ामरा साहब, आपका व्यू पॉइंट मैं इस हवाले से लेना चाहता हूं, चूँकि जावेद अब्बासी साहब से और हसन खावर साहब से तो मैंने इसके ऊपर गुफ्तगू कर ली है। ये बताएं कि नैब कवानीन में तरामीम EVM के ज़रिए अगले इंतखाबात होने हैं। अब ये कानून तो बन गया सर, आप लोग ये कह रहे हैं कि कानून मुतनाज़ा है, तो अब इसका हल क्या है? आगे फिर कैसे बढ़ा जाएगा? चूँकि इलेक्शन तो अब अगला साल गुजारने के बाद आप लोग कहते हैं कि अगले साल में इलेक्शन हो जाएंगे। चले अगले साल में इलेक्शन होते हैं तो उस वक्त तक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इतनी इस्तात नहीं होगी कि वो इलेक्शन करवा सके। लेकिन अगर 2023 में अपने वक्त पे इलेक्शन होते हैं तो फिर तो EVM के जरिए होंगे ना। तो फिर अब इसका हल क्या है आपकी नज़र में? आजिज़ ज़ामरा साहब। देखें, बड़े इंपॉर्टेंट दोनों सवाल किए हैं आपने। नंबर 1 कि अभी मेरे भाई ने कहा कि वो जो 34 नुकात थे उस पर NRO मांगा। ये PTI, मैं तो कह रहा हूँ जिस दिन उन्होंने झूठ का सहारा लेना छोड़ दिया और सच बोलना शुरू किया इस कौम से, ये कौम बहरान से निकल जाएगी और हुकूमत के भी मामला बहुत सारे ठीक हो जाएंगे। सही। मिसाल के तौर पर आप इतना बड़ा इल्जाम लगाते हैं कि हमने NRO मांगी। हमने ये NRO, ये सारी जो बैठक हुई, इसका सबब क्या था? जब गवर्नमेंट ने कहा कि आए हमारे साथ बैठें और हम अमेंडमेंट करना चाहते हैं नेब में, तो इशू ये है कि आप तो बड़े भंगड़े डालते थे ना, आप तो नेब के तर्जुमान हैं। आप तो कहते हैं कि नेब सही काम कर रही थी, दोनों पार्टियां नेब से इरिटेट हैं। तो आपको ये जरूरत महसूस क्यों हुई कि आप अपोजिशन की जमातों के साथ नेब में अमेंडमेंट करने के लिए बैठ गए? अच्छा, नेब ने जब आपको आपके दोस्तों को तंग किया तब ये सूरत हाल बनी, और जब बैठे पॉइंट्स आती हैं, नेगोशिएशन होती हैं, आपने उस मीटिंग को पब्लिक किया। आप क्या चाहते थे ये अपोजिशन ने नहीं बताया कौम को, मगर अपोजिशन ने कहीं भी अपने लीडरान के नाम नहीं दिए। अच्छा, हमने अपने लीडरानों के नाम तो नहीं दिए और इल्जाम। ठीक, आजिज़ ज़ामरा, और ये साबित करें कि कहां पे NRO मांगा जा रहा था। और दूसरी बात, आपने कहा कि EVM जो है वो कानून पास हो गया, लेकिन नंबर 1 जो बेसिक कानून पास है, जो पोजीशन है वो है वोटिंग जो है, ये चीटिंग हुई है इस पे, वोटिंग कंट्रोवर्शियल है। अपोजिशन चिल्लाती रही कि आप फिर से वोटिंग करें, आप धांधली कर रहे हैं वोटिंग में। तो पहला नतीजा आइंदा इलेक्शन में 2023 की धांधली का तो आ गया। ठीक है, अब हल बता दें मुझे आजिज़ ज़ामरा साहब, क्योंकि बिल्कुल आखिरी सेगमेंट है प्रोग्राम का, मुझे जरा जल्दी से हल बता दें, इसका हल क्या है? मैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कह रहा हूँ, क्या ये अच्छा नहीं होता कि जो इदारा इलेक्शन करवा रहा है, जिस इदारे ने ये इलेक्शन करवाने हैं, उसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आप अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया, आपको उनकी तजावीज़ से कोई सरोकार नहीं था, आपने वोटिंग में चीटिंग कर दी। मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कानून पास होने के बाद भी क्या कहा? क्या आप बंदूक की नोक पे उनसे ये सारा इलेक्शन करवाएंगे? वो कह रहे हैं कि हमें दुश्वारियां होंगी, पहले आप उनसे बैठते, आप उनको कहते कि 2023 तक ये मामला हो सकते हैं या नहीं हो सकते, आप जाने, आपका काम जाने, कौन क्यों आपकी
इस नियत पे शक ना करे कि जिस इदारे ने ये इलेक्शन करवाना है वो करें कि हमारे पास पेपर सब्सिडी नहीं है। ठीक है जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आप ये कह रहे हैं कि एतमाद में लेना चाहिए और उन्होंने ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ही अगले इंतखाबात कराने। आजिज़ ज़ामरा साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया है, सियासत के ऊपर बात होती रहती है, ज़रा अवामी मफाद में भी हमें थोड़ी सी बात करनी है आखिरी सेगमेंट में। हसन खावर साहब, लाहौर में आलूदगी से मुताल्लिक़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, चूँकि आप हुकूमत के तर्जुमान भी हैं, आपकी हुकूमत माहौल से मुताल्लिक़ आगाही का सर बहुत क्रेडिट लेती रही है। लाहौर का मसला है क्या, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं, और क्या मसला सिर्फ यही है कि मशरक़ी पंजाब में फसलों का फुजला जलाए जाने के बाइस जो आलूदगी फैलती है वो लाहौर की तरफ आती है? सर, जिस मसले की तरफ आपने इशारा किया है ये बिल्कुल एक मसला है, लेकिन मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स आपके सामने रख दूँ। 2018 में एक स्टडी की गई थी, उसके मुताबिक तकरीबन 43%, 43% जो आलूदगी है वो व्हीकुलर ट्रैफिक की वजह से है, और करीबन फिर 20% के करीब जो है वो ये एग्रीकल्चर वेस्ट और बाकी जो वेस्ट बर्निंग है उसकी है, और करीबन 25% जो है वो ईंटों के भट्टों और सनतों से हैं, और फिर 10-12% बाकी चीज़ें हैं। तो ये जो स्टबल बर्निंग जिसकी आप बात कर रहे हैं ये एक हिस्सा है, और जाहिर है कि उस 20% का ज़्यादा हिस्सा हिंदुस्तान की वजह से है। हमारे साइड पे सूरत हाल बेहतर है। अच्छा। अब बात यह है कि आपका दूसरा सवाल ये था कि लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी क्यों है। जी देखें, ये पिछले कई दिहाइयों के अंदर हमने इस शहर को फैलने दिया बेहंगम तौर पे, इसकी वर्टिकल ग्रोथ नहीं हुई, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में इन्वेस्ट नहीं हुआ। लाहौर के अंदर हमने इन्वेस्ट किया, बाकी सूबे में किया नहीं। लाहौर की आबादी पूरे सूबे के निस्बतन बहुत ज़्यादा बढ़ी है, शहर का साइज़ बढ़ गया है, पॉपुलेशन प्रेशर है, और अब हमारी जो इंडस्ट्रीज़ की इंस्पेक्शन थी वो नहीं की, ईंटों के भट्टों को छोड़ दिया। वो सब बनते बनते पिछले कई सालों से लाहौर की जो फ़ज़ाई आलूदगी है उसमें इजाफा हो रहा है। ठीक, अब क्या हो सकता है? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सीज़न में करनी पड़ती हैं, और हमने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एक प्लान बनाया है, लेकिन ये जो प्लान है ये सीज़न के अंदर इस आलूदगी के मसले को कम ज़रूर करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म हल जो है वो दूसरे हैं, और लॉन्ग टर्म हल के ऊपर तरीके इंसाफ के अलावा आज तक किसी हुकूमत ने काम नहीं किया। अच्छा। वो यही है कि हमने अपना फॉरेस्ट कवर बढ़ाना है, हमने अपनी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ानी है, जो कि हमने 2030 तक 60% करनी है। सर, पंजाब असेंबली में करारदाद भी आज मंजूर हुई है कि मसनूई बारिश भी की जाए, किसी ने पेश किया करारदाद। मसनूई बारिश का एक पायलट, जी मसनूई बारिश का एक पायलट की बात चल रही है, और वो पंजाब यूनिवर्सिटी ने कहा है कि हम वो पायलट करेंगे। वो तमाम पायलट, हर किस्म का पायलट होना चाहिए, हर किस्म की टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म हल सिर्फ ये है कि आपकी इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन की रजीम अच्छी हो। वो अभी भी हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल जब आप यूज करें, फॉरेस्ट कवर बढ़ाएं, ये लॉन्ग टर्म बिल्कुल कम रह गया। जावेद अब्बासी साहब से भी उनका मौक़िफ़ ले लेते हैं। जावेद अब्बासी साहब, 10 साला दौर में सड़कों और फ्लाईओवर्स की वजह से बहुत ज़्यादा दरख्त की कटाई हुई है, इस वजह से इसका नतीजा जो है वो अब लाहौरी भुगत रहे हैं। हसन खावर साहब कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपकी तरफ से कोई नहीं हुई है। क्या वाकई इस मसले को हल किया जा सकता है ताकि आगे आने वाली जो हमारी नस्ल है उसके लिए फिर इस तरह के मसाइल पैदा ना हो? जावेद अब्बासी साहब, देखें, हम चीनी छोड़ के गए थे 45 पे, आज 150 पे मिल रही है। ये इल्ज़ाम दे रहे हैं कि पिछली हुकूमत का है। हमारे वक्त में पेट्रोल की कीमत आप देख लें, आज 165 रुपए तक आ गई है। ये हमें इल्ज़ाम दे रहे हैं। 100 में डॉलर था, आज 170 रुपए हो गया है। हम ये इल्ज़ाम दे रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी की, गैस की, बाकी चीज़ें की आप प्राइसेस देख लें, 500% इन्होंने बढ़ा दिया। इल्ज़ाम ये साबका हुकूमतों को दे रहे हैं। हम इनसे कह रहे हैं कि मेहरबानी करके जो हुकूमत दंगे की मर्ज खत्म करके ऑलमोस्ट शहबाज शरीफ साहब गए थे, किस तरह अस्पताल उस वक्त रिस्पॉन्स करते थे, वो उसके लिए सारी चीजें मौजूद थी, उसको ये कंट्रोल नहीं कर सकी। जी, हमारे वक्त में जावेद अब्बासी साहब, आपके भी इल्म में होगा ये डेंगू और कोरोना से भी बड़ा मसला इसको करार दिया जा रहा है। सर, अगर इसके ऊपर कुछ नहीं किया गया तो फिर ये उससे भी बड़ी चीज साबित हो सकती है। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इनसे आप ये तवक्को कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो चीजें जो बहुत बेहतर हम छोड़ के गए थे पंजाब के अंदर, उसका हाल, हॉस्पिटल का हाल क्या बना दिया गया है। आप उनकी रोड्स का और मोटरवे का और सड़कों की पंजाब में हालत क्या कर दी गई है। आप समझते हैं कि पंजाब की ये हुकूमत, आप यकीन करिए, सर तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। सर, कोई मशवरा अगर आप इनको देना चाहें कि माहौल को दुरुस्त करने के लिए क्या करना चाहिए, फाइनल कमेंट कर दें सर, उनको मशवरा दे दें। इसमें बेहतरीन काम यही है जो सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ जब पहले नेशनल असेंबली का इजलास हुआ था तो उन्होंने कहा था कि आप चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, हम सारे मिलकर इस मुल्क के मसाइल हल करें। अब भी है,
कि पंजाब में मेहरबानी करके सारे पाकिस्तान में इस पे डिस्कशन होना चाहिए, बैठना चाहिए, सबको मिलकर हार करना चाहिए। ये खावर साहब पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन अगर बुजदार साहब को आप प्रोग्राम में ले और उनसे ये बातें पूछें, मुझे यकीन है कि उनको इन बातों का जवाब भी नहीं पता होगा, उनको ये पता भी नहीं होगा कि ये मसला क्या है। चले, यानी ऑपोजिशन की राय लेनी चाहिए। मेरे पास प्रोग्राम में वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। जावेद अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया आपका, अजय ज़ामरा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, हसन आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम देखने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।